हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग 12 और 13 अप्रैल दोनों दिन के करंट अफेयर कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों का अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सी जगह है जहां पर टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा अनाउंस किया गया है कि ये झारखंड में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की स्थापना करेंगे। तो टाटा स्टील फाउंडेशन एक नया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने जा रही है झारखंड के अंदर, चांदिल में। कहाँ पर? चांदिल में। और चांदिल बेसिकली यहाँ पर खारसावन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पर? इसको बोलते हैं खारसावन डिस्ट्रिक्ट। और झारखंड में इस टाइम पे हेमंत सोरेन की सरकार है। अब समझिए, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है, इसका मेन मोटो क्या है। जैसे आईटीआई होता है ना, आप आईटीआई में डिप्लोमा करते हो और उसमें कई सारी फील्ड होती हैं, जैसे फिटर हो गई, मैकेनिकल हो गई, टर्नर हो गई, वेल्डर्स की हो गई, इलेक्ट्रिकल की हो गई, मतलब कई सारी जितनी भी ट्रेड्स आईटीआई में होती है, वो सारी ट्रेड्स में टाटा स्टील फाउंडेशन आपको यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर 2 साल का डिप्लोमा देगा और ट्रेनिंग कराएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जाहिर सी बात है, टाटा स्टील के थ्रू ऑथराइज्ड है, तो काफ़ी अप्रोप्रिएट ही इनका कोर्स होगा। और इसको करने के बाद जो युवा है उसको आने वाले टाइम में रोजगार के संसाधन मिलेंगे। तो ये इसका मेन मोटो है। शुरुआती फेज में इसमें पहले केवल 100 स्टूडेंट का सिलेक्शन लिया जाएगा। इसमें एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस में जो स्टूडेंट पास होंगे, फर्स्ट फेज में 100 स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा ये कोर्स और डिप्लोमा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जो कि 2023 का एशियन जूनियर एंड कैडेट फेंसिंग चैंपियनशिप होस्ट करने जा रहा है। फेंसिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली फेंसिंग का मतलब होता है घेराबंदी। लेकिन ये जो स्वॉर्ड के थ्रू इवेंट होता है ना, ये पुराने टाइम में आपको पता होगा, जो घेराबंद हुआ करते थे ना, जो किलों की हिफाजत किया करते थे, उनको बोला जाता था फेंसर, या फिर आप बोल सकते हो घेराबंद। तो आज की डेट में इस खेल का नाम भी क्या है? फेंसिंग है। तो कैडेट फेंसिंग चैंपियनशिप 2023 को होस्ट करने जा रहा है इस बार भारत। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत होस्ट कर रहा है फेंसिंग चैंपियनशिप को। और इसमें पूरे दुनिया भर से 1200 फेंसर्स हिस्सा लेंगे इस बार, और 20 से लेकर 25 कंट्रीज यहाँ पर शामिल होंगे। भारत के अंदर कहाँ पर इसको होस्ट किया जाएगा? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में होस्ट किया जाएगा। अब ये 2023 में मार्च या अप्रैल में से किसी भी महीने में हो सकता है, ये अभी क्लियर नहीं किया गया है। और इस टाइम पे फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल हैं राजीव मेहता। कौन है? राजीव मेहता। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री गॉट अप्रूवल टू एक्सपोर्ट 364 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया ड्यूरिंग रेनी सीजन। ये कौन सा देश है जिसको अभी हाल ही में अप्रूवल मिल गया है कि आने वाले मानसून के दौरान, बारिश के दौरान 364 मेगावाट बिजली को निर्यात करेंगे भारत को। मतलब कहने का कि भारत इस देश से आने वाले रेनी सीजन 60 मेगावाट बिजली का आयात कर पाएगा। तो यहाँ पर भारत आयात करेगा इसे नेपाल से। अब देखिए, नेपाल को अप्रूवल क्यों मिला है। बेसिकली नेपाल जो है ये विंटर्स के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस फेस करता है, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है नेपाल के अंदर बारिश के मौसम में। जब बारिश आती है तो नेपाल में ज़्यादातर, आप सभी को पता है, परमानेंट रिवर्स बहती हैं जो कि हिमालयन रेन से होकर आती है। तो यहाँ की नदियों में बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे क्या है कि करीब 300 मेगावाट बिजली नेपाल के पास बच जाती है। 300 से 400 मेगावाट बिजली। अब ये जो बिजली बच रही है नेपाल के पास, ये वो एक्सपोर्ट करना चाहता है भारत को। तो भारत सरकार ने अप्रूवल दे दिया है। भारत सरकार 364 मेगावाट बिजली खरीदेगा अब से नेपाल से। नेपाल में इस टाइम पे शेर बहादुर देउबा की सरकार है। और आपको पता है, भारत और नेपाल के बीच में एक ट्रांसमिशन लाइन है इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए। ये कहाँ पर पड़ती है? ये नेपाल बॉर्डर पे धाल के बार में पड़ती है। कहाँ पर? इस जगह को बोलते हैं धाल के बार। और रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है, भूटान में लोटे शेरिंग की सरकार है, श्रीलंका में महिंदा राजपक्षा की सरकार है। और अभी पिछले हफ्ते श्रीलंका को भारत सरकार की तरफ से 16,000 टन राइस भेजा गया है, क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। तो 16,000 टन राइस भेजा गया है श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन है, एज पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑनलाइन इलीगल वर्ल्ड लाइफ ट्रेड इन म्यांमार हैज बीन इंक्रीज्ड बाय हाउ मच %? पिछले एक साल में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के आधार पर
इनकी रिपोर्ट के आधार पर म्यांमार के अंदर ऑनलाइन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग कितने % तक बढ़ गई है? तो ये बढ़ गई है 74% तक। पूरे दुनिया में म्यांमार उन देशों में से एक है जहां पर वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग करी जाती है, जो कि पूरे तरीके से पूरी दुनिया में इलीगल है। इसमें एनिमल्स के पार्ट्स भी बिकते हैं और बहुत सारे जीवित एनिमल्स को भी यहाँ पर बेचा जाता है, उनकी स्किन्स से बनने वाली मेडिसिन्स के लिए या फिर उसकी स्किन से बनने वाले कपड़ों के लिए, अलग अलग फैब्रिक्स बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें करी जाती हैं इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग के आधार पर। भारत में पूरे तरीके से इलीगल है, वैध नहीं है। और ये जो रिपोर्ट है इसका नाम क्या है? इसका नाम है गोइंग वायरल म्यांमार वाइल्ड लाइफ ट्रेड एस्केलेट्स ऑनलाइन 2021। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसको अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट काउंसिल ने सस्पेंड कर दिया है? ये है रूस। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते रशिया को सस्पेंड कर दिया गया है ह्यूमन राइट काउंसिल से, यूनाइटेड नेशंस की। और रशिया दूसरा ऐसा कंट्री है जिसको इससे सस्पेंड किया गया है। पहला कंट्री है लीबिया, इससे पहले लीबिया को भी सस्पेंड किया जा चुका है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में इस टाइम पे टोटल 193 सदस्य हैं, जिसमें से जब वोटिंग कराई गई तो 93 देशों ने बोला कि रशिया को सस्पेंड कर दिया जाए और 24 देशों ने बोला कि नहीं सस्पेंड किया जाए। बाकी के बचे सभी देशों ने यहाँ पर एब्सटेन कर दिया, मतलब कहने का वॉक अराउंड हो गए, जिन्होंने कोई भी वोट नहीं दिया। और भारत इन्हीं में से एक है, भारत ने भी कोई वोट नहीं दिया। और यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम लोगों ने कौन से दिन मनाया? यह दिवस हर साल मनाया जाता है 10 अप्रैल को। और दुनिया में होम्योपैथी के फाउंडर कौन बोले जाते हैं? डॉक्टर सैमुअल हैनमैन। यह क्वेश्चन आपसे एसएससी में पूछा जा चुका है इससे पहले। इस बार 2022 की थीम थी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। भारत के अंदर आयुष मंत्रालय भी होम्योपैथी को प्रमोट करता है और लगातार आयुष मंत्रालय इस बात को बढ़ावा देता है कि हमें एलोपैथी दवाओं का यूज़ कम करना है और होम्योपैथी और आयुर्वेदा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। आयुष मंत्रालय इस टाइम पे सर्वनंदा सोनोवाल संभाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 20वीं बैठक की अध्यक्षता जो कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की थी, इसको पके टाइगर रिजर्व में आयोजित किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई? तो इस बार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता करी गई भूपेंद्र यादव के द्वारा। भूपेंद्र यादव इस टाइम पे एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं, इस वजह से इन्होंने इसको लीड किया। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हर बार ये जो मीटिंग होती थी बाघों को बचाने के लिए, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जो मीटिंग होती थी, ये हमेशा दिल्ली में हुआ करती थी। लेकिन पहली बार है कि ये दिल्ली के बाहर हुई है। कहाँ हुई है? ये हुई है अरुणाचल प्रदेश में पहली बार। और इस मीटिंग के तहत सरकार की तरफ से नए सर्कुलर जारी किए गए हैं, बहुत सारे और भी कई सारे रूल जोड़े गए हैं कि किस तरीके से हम लोग बाघ को बचा सकते हैं। इसमें से एक नई चीज़ ये भी सामने आई है कि इसमें फायर ऑडिट प्रोटोकॉल का प्रावधान डाला गया है कि अब टाइम टू टाइम फायर ऑडिट प्रोटोकॉल को भी ध्यान में रखना है कि जंगलों में आग ना लगने पाए। अगर जंगलों में आग लग जाती है तो उस केस में भी वाइल्ड लाइफ का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की दीपिका पल्लिकल कार्तिक और सौरव घोषाल, इन दोनों ने अभी पहली बार गोल्ड जीता है WSF वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इस बार 2022 की WHS वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप आयोजित करी गई स्कॉटलैंड में। कहाँ पर? स्कॉटलैंड में। अब देखिए यहाँ पर समझिए, दीपिका पल्लिकल और सौरव घोषाल इन दोनों ने गोल्ड जीता है और इन्होंने इंग्लैंड को हराया इंडिया डुओ कैटेगरी में। और इसके बाद ये हैं दीपिका और ये है जोशना। क्या नाम है इनका? जोशना। तो दीपिका और जोशना ने विमेंस डबल कैटेगरी में फिर से इंग्लैंड को हराया। तो अल्टीमेटली जो दीपिका हैं, इन्होंने सौरभ के साथ एक इवेंट जीता है और एक इवेंट इन्होंने जोशना के साथ जीता है। तो जोशना ने गोल्ड जीता, सौरभ ने भी गोल्ड जीता और दीपिका ने 2 गोल्ड जीते हैं यहाँ पर। ठीक है, एज यू कैन सी हियर। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि WSF वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने गोल्ड जीता है और एक नहीं बल्कि 2 गोल्ड जीत लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ विच प्रोडक्ट्स हैज क्रॉस्ड $50 बिलियन मार्क फॉर फर्स्ट टाइम। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कौन सी चीज़ है जिसका निर्यात भारत करता है और इसका मार्केट
$50 बिलियन से ज़्यादा का हो गया है। तो ये है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भारत सरकार ने इस तरीके से एक्सपोर्ट किए हैं कि इस बार हमारा मार्केट 50 बिलियन को भी पार कर गया है। आपको बता दूं 2020 से 21 के सत्र में भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किया गया था एग्रीकल्चर 41.87 बिलियन का, कितना करीब करीब आप बोल सकते हो 42 बिलियन। और इस बार 2022 में ये बढ़कर कितना हो गया है, तो ये हो गया है 50 बिलियन सीधा सीधा। तो 2021 में जो ग्रोथ देखने को मिली थी ये 17.66% की ग्रोथ थी, और इस बार ग्रोथ बढ़ के हो गई है 19.92% की ग्रोथ। एक और फैक्ट यहाँ पर आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा चीज़ें जो भारत ने एक्सपोर्ट करी हैं ये राइस है। चावल हमने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, कितने का 9.65 बिलियन का चावल एक्सपोर्ट किया है। उसके बाद वीट गेहूँ 2.19 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। शुगर 4.6 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। और इसके अलावा बाकी दूसरी फसलों की अगर बात करें तो 1.08 बिलियन डॉलर की करी है। और एक और इससे भी बड़ा फैक्ट आपको बताता हूँ, इस मार्क के साथ भारत ने पूरे दुनिया का 50% राइस ट्रेड कैप्चर कर लिया है। कहने का मतलब पूरे दुनिया में जितना भी चावल एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें से 50% सिर्फ और सिर्फ भारत कर देता है। अगला क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप एंड संगीत नाटक अवार्ड 2018। अभी हाल ही में संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप और नाटक अवार्ड्स 2018 के किसके द्वारा दिए गए? ये उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा दिए गए। और टोटल कितने लोगों को? 43 आर्टिस्टों को इन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इस बार ललित कला एकेडमी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसका इनॉग्रेशन जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जी किशन रेड्डी, ये मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसके द्वारा जीता गया? तो इस बार का ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 जीता है चार्ल्स लेरक ने। किसने? चार्ल्स लेरक। और चार्ल्स कौन से देश के खिलाड़ी हैं? ये मोनाको के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? मोनाको। फरारी चलाते हैं। इसके अलावा सर्जियो पेरेज सेकंड नंबर पे रहे, जॉर्ज रसल थर्ड पे, और लुइस हैमिल्टन चौथे नंबर पे इस बार रहे। सर्जियो पेरेज जो है ये रेडबुल टीम से खेलते हैं और मैक्सिको के खिलाड़ी हैं। और जॉर्ज रसल जो है ये ब्रिटिश खिलाड़ी हैं, मर्सिडीज़ टीम से खेलते हैं। और लुइस हैमिल्टन ये भी ब्रिटिश खिलाड़ी हैं और मर्सिडीज़ टीम से खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ और इंडियन आर्मी दोनों ने साथ मिलकर अभी हाल ही में पोखरन फायरिंग रेंज में कौन से रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका नाम है पिनाका। क्या नाम है? पिनाका। पिनाका का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और पिनाका का कौन सा वर्जन? ये पिनाका का MK1 वर्जन है। कौन सा? MK1। ये पुराने वाले पिनाका का अपग्रेडेड वेरिएंट है। और इसकी खास बात यह है कि इसको डीआरडीओ पुणे लैब के द्वारा बनाया गया है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और चेयरपर्सन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और आपको पता ही है, मैंने करीब आपको 4 दिन पहले अपडेट किया था, इंडियन आर्मी के नए चीफ अपॉइंट किए गए हैं मनोज पांडे। कौन? मनोज पांडे। इस महीने के आखिर में मनोज मुकुंद नराम ने रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह लेंगे मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां से इंडिया का पहला केस एक्सी वेरिएंट कोरोना वायरस का अभी हाल ही में रिपोर्ट किया गया है? तो ये है मुंबई। मुंबई में अभी एक्सी वेरिएंट कोरोना वायरस का पहला केस पाया गया। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2022 का थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट आयोजित किया गया जिसे भारत ने जीता। तो भारत ने टोटल कितने मेडल इस बार जीते? इसमें टोटल 10 मेडल भारत ने जीते। इसमें 10 में से आपको बता दूं 3 गोल्ड जीते हैं, 4 सिल्वर जीते हैं और 3 ब्रोंज जीते हैं। अब ये जो 3 गोल्ड जीते हैं ये कौन कौन से खिलाड़ियों के द्वारा जीते गए हैं? तो ये हैं गोविंद साहनी। पहले तो हैं गोविंद साहनी। गोविंद साहनी ने 48 केजी वेट कैटेगरी में जीता है। इसके बाद है अनंत प्रहलाद चोपड़े। क्या नाम है? अनंत प्रहलाद चोपड़े। इन्होंने 54 केजी में इसको जीता है। और तीसरे नंबर पे सुमित हैं। सुमित ने 75 केजी वेट कैटेगरी में जीता है। तो ये 3 गोल्ड जीते हैं, 3 ब्रोंज और 4 सिल्वर। टोटल 10 मेडल भारत ने इस बार जीते हैं। और ये इस बार टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित किया गया? ये थाईलैंड के फुकेत में आयोजित किया गया। फुकेत। जो यहाँ पर गोल्ड जीते हैं
उनको $2000 दिए गए हैं, और जो सिल्वर जीते हैं उनको $1000 की धनराशि दी गई है, और जो ब्रोंज जीते हैं उनको $500 की धनराशि दी गई है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 7 साल पूरे सेलिब्रेट किए गए। कौन से दिन इसको सेलिब्रेट किया गया? तो 7 साल पहले 8 अप्रैल 2015 को यह योजना लॉन्च करी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसका मेन मोटो क्या है? इसका मेन मोटो ये है कि भारत में जितने भी नॉन कॉरपोरेट हैं या फिर नॉन फार्मिंग एमएसएमईज हैं, उन सभी को 10 लाख रुपए तक का लोन देना। तो जो एमएसएमई से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को इसके तहत 10 लाख रुपए तक का लोन ग्रांट किया जा सकता है। तो भारत सरकार के डेटा के हिसाब से अभी तक अगर बात करी जाए तो टोटल कितने लोन दिए जा चुके हैं, तो ये डेटा कहता है 34 करोड़ 42 लाख लोन दिए जा चुके हैं। कितने? 34 करोड़ 42 लाख लोन दिए जा चुके हैं। और इसके तहत कितनी धनराशि आवंटित करी जा चुकी है? तो 18.60 लाख करोड़ अभी तक आवंटित किए जा चुके हैं। और जिसमें से अगर टोटल की बात करी जाए तो 68% महिला एंटरप्रेन्योर हैं जिनको ये पैसा दिया गया है लोन स्वरूप, और 32% न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी करी गई है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाने के लिए। इसकी तीसरी लिस्ट अभी जारी करी गई, किसके द्वारा? तो ये राजनाथ सिंह के द्वारा जारी करी गई है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। अब समझिए इंडिजनाइजेशन लिस्ट है क्या। इंडिजनाइजेशन लिस्ट का मतलब सीधा सीधा ये है कि भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। मतलब भारत के अंदर डिफेंस में यूज होने वाले जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाना है। तो इसके तहत कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम भारत में बना सकते हैं डिफेंस से जुड़ी हुई। तो इसके लिए अभी तक पहली लिस्ट जारी करी गई थी, ये जारी करी गई थी अगस्त 2020 में। उसके बाद दूसरी लिस्ट भी इसकी जारी करी गई थी, इसको मई 2021 में जारी किया गया। और तीसरी लिस्ट जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं ये जारी करी गई अभी हाल ही में, ये आपकी हो गई अप्रैल 2022। ठीक है, पहली लिस्ट में इसमें 101 आइटम शामिल किए गए थे, दूसरी लिस्ट में 108 आइटम शामिल किए गए, और तीसरी में इस बार फिर से 101 आइटम शामिल किए गए हैं। तो अगर बात करी जाए तो टोटल 310 आइटम अभी तक ऐसे शामिल किए गए हैं जिनको भारत में ही बनाया जाएगा। अभी तक भारत ये 310 आइटम जो कि डिफेंस में यूज़ किए जाते थे इनको हम लोग इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब इसको हम भारत में ही बनाएंगे। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ये दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब इसी साल दिसंबर के महीने से स्टार्ट हो जाएगी, और दिसंबर 2027 तक हम इन 310 के 310 आइटम्स को भारत में ही बनाना शुरू कर देंगे। और ऐसा करने से हम एक सत्र में 2,10,000 करोड़ बचा पाएंगे। कितना? 2,10,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा बैंक का एप्लीकेशन है जिसने इस बार डिजिटल CX SME पेमेंट अवार्ड 2022 का जीता है? यह है इंडसइंड बैंक। और यह अवार्ड किस लिए दिया जाता है? ऐसे बैंकिंग एप्लीकेशन को यह अवार्ड दिया जाता है जिस बैंकिंग एप्लीकेशन की वजह से उसके कस्टमर खुश हों और उनको सारी फाइनेंशियल सर्विसेज उनके 1 क्लिक इवेंट पर मिले। तो ये है इंडसइंड बैंक, और इनका जो एप्लीकेशन है ये कस्टमर्स के बीच में सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा, इसलिए डिजिटल CX SME पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड दिया जाता है किसके द्वारा? डिजिटल बैंकर के द्वारा। डिजिटल बैंकर एक फाइनेंशियल न्यूज़ सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी है सिंगापुर की। इंडसइंड बैंक की अगर बात करें, इसकी स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इंडसइंड के चेयरपर्सन हैं सुमंत खतपालिया। क्या नाम है? सुमंत खतपालिया। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पाकिस्तान के लॉ मेकर्स ने नया प्रधानमंत्री डिक्लेयर किया है शहबाज शरीफ को। किसको? शहबाज शरीफ। आपको मैंने पहले ही बताया था, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, और उसके बाद वहाँ पर डिबेट चलने के बाद काफ़ी टाइम के बाद फैसला लिया गया कि इमरान खान वहाँ पर सरकार नहीं चलाएंगे, और नई सरकार के रूप में शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया वहाँ के लॉ मेकर्स के आधार पर। शहबाज शरीफ जो हैं, इनकी पार्टी का नाम क्या है? तो समझ लीजिए, इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। क्या नाम है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग। और इमरान खान की पार्टी का नाम क्या था? यह है तहरीक इंसाफ। क्या बोलते हैं इसको? तहरीक इंसाफ।
और एक बार फिर से ऐसा हो गया कि पाकिस्तान के अंदर पूरी सरकार नहीं चल पाई। आपको बता दूं, जब से पाकिस्तान बना है 1947 से, तब से आज तक 2022 तक ये रिकॉर्ड है कि कोई भी सरकार यहाँ पर पूरा कार्यकाल सर्व नहीं कर पाई है। एक बार फिर से यही हो गया है। और बाय द वे, ये कौन से प्रधानमंत्री बने हैं? शहबाज शरीफ, ये 23वें प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। और आप लोगों ने नवाज शरीफ का नाम सुना होगा, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड पर भी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट सर्व करी थी। तो जो नवाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ के ये भाई हैं शहबाज शरीफ। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे कौन से दिन मनाया गया? ये दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया। अभी हाल ही में माधवपुर मेला कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? तो माधवपुर मेला हर साल मनाया जाता है गुजरात में। और आपको पता है ये मेला क्यों आयोजित किया जाता है? ये भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है ये त्यौहार, जिसको माधवपुर मेले के रूप में आयोजित किया जाता है गुजरात के अंदर हर साल। और इस बार इसका उद्घाटन किया गया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। 5 दिन का ये फेयर लगाया गया वहाँ पर। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टडी विच कंट्री हैज़ बिकेम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड? कहने का मतलब यह है कि नई वित्तीय ईयर की स्टडी के आधार पर या फिर नए अध्ययन के अनुसार ये कौन सा देश है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर बन गया है गोल्ड का? तो ये है चाइना। चाइना ने भारत को पछाड़ दिया है, नंबर 1 पे सबसे बड़ा कंज्यूमर बन गया है गोल्ड का। अभी तक भारत नंबर 1 पे हुआ करता था, अब भारत दूसरे नंबर पे है। बाय द वे, भारत के बारे में आपको बता दूं, हमने पिछले साल लास्ट ईयर कितने का इंपोर्ट किया था सोना? तो ध्यान रखिएगा, पिछले साल 34.62 बिलियन का इंपोर्ट किया था हमने सोना, $34.62 बिलियन का। और इस साल कितने का इंपोर्ट किया है? तो इस साल ये किया है $46.14 बिलियन का। अगर टोटल देखा जाए तो इसमें इस बार वृद्धि हुई है, 33.34% की वृद्धि भी हुई है हमारे इंपोर्ट करने में। लेकिन उसके बाद भी चाइना नंबर 1 पे रहा। अब समझ लीजिए चाइना ने कितना ज़्यादा किया होगा। चाइना के गोल्ड कंज्यूम करने में करीब करीब 45% की बढ़ोतरी हुई है। और भारत में नरेंद्र मोदी सरकार है, चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है, अमेरिका में जे बिडेन की सरकार है और इंडोनेशिया में जोको विडोडो की सरकार है। और आप सभी टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। जो मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम है, लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे अभी तुरंत जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने 2021 के जितने भी करंट अफेयर हैं इंपॉर्टेंट, सबकी PDF अपलोड करी हुई है। और साथ में अगस्त 2021 से लेकर मार्च 2022 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनकी भी PDF अपलोड करी हुई है। तो ये दोनों PDF आप डाउनलोड कर लीजिए आंसर की के साथ। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन है जिनको ओ हेनरी प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये बंगाली ऑथर हैं अमर सिंह जी। अमर सिंह जी को ओ हेनरी प्राइज से सम्मानित किया गया है। और आपको एक फैक्ट बताऊं, इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, शॉर्ट स्टोरी, जिसका नाम था गाँव बुरो। क्या नाम है? ऐसा लिखेंगे, गाँव बुरो। और ये जो इन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, ये लिखी थी 1977 में। मतलब आप समझ लीजिए 47 साल आज हो गए। 47 साल के बाद इनको इस शॉर्ट स्टोरी के लिए सम्मानित किया गया है ओ हेनरी प्राइज से। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ज़िंदगी में निराश मत होइए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, डेस्टिनी आपका इंतज़ार कर रही है। इनको भी नहीं पता था कि 47 साल के बाद इनको ओ हेनरी प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। जो स्टोरी इन्होंने 47 साल पहले लिख दी, करीब करीब 50 साल, आप समझ लीजिए ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा साल तो ऐसे ही हो गए। ठीक है, तो फिलहाल आज की बात यहीं तक। और आज का दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज है 13 अप्रैल और मैंने आपके लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ शेड्यूल करी हुई है, जिसमें SSC CGL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सेट किए हैं GA के। इन सभी को देना आपके लिए मैंडेटरी है। इस टेस्ट सीरीज़ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाइए, वहाँ पे एनरोल का ऑप्शन आएगा, एनरोल कर लीजिए। आज शाम को 4 बजे टेस्ट सभी को देना है। टेस्ट खोलने के लिए कोड मांगेगा, डाल दीजिएगा वरुण 777 VARUN 777, आपकी टेस्ट सीरीज़ खुल जाएगी। ये टेस्ट सीरीज़ सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके जो एग्ज़ाम है उनके लिए आपको ये सफलता दिलाने में मदद करेगी। बाकी आज से 13 अप्रैल से एंशिएंट हिस्ट्री का बैच भी स्टार्ट हो रहा है, जो कि फुल बैच है अनअकैडमी प्लस में। आप इसके लिए अनअकैडमी सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्काउंट कोड वरुण 777 है मेरा। इसकी मदद से अप्रैल में ऑफ़र अभी आ गया है, वो ऑफ़र आपको मिल जाएगा, एक्स्ट्रा 15% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा।
अप्रैल में जो नए ऑफर आए हैं वो ऑफर कुछ इस तरीके से है कि अगर आप मिनिमम 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। तो ये ऑफर चल रहा है मेरे कोड पर, आप इससे अवेल कर सकते हो। साथ में मेरा स्टैटिक जीके का बैच भी वहाँ पर चल रहा है। आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।